हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे माइकोराइज़ा अर्थात कवक मूलों के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब हमने कवकों के सामान्य लक्षण पढ़े थे और उनमें पोषण की बात की थी, तो अपने कहा था कि एक जो पोषण का तरीका है वो सिम्बायोटिक यानी सहजीवन भी होता है। और उस सहजीवन के अंदर हमने दो उदाहरण पढ़े थे। एक लाइकेन्स पढ़ा था अपन ने, शैवाक जिसे अपन कहते हैं, जिनके बारे में अपन इससे पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। जो शैवाक है वो सामान्यतः कवक व शैवालों के मध्य पाए जाने वाला सहजीवन होता है। और दूसरा जो उदाहरण पढ़ा था हमने वहाँ पे, वो था माइकोराइज़ा अर्थात कवक मूल। जो कवक मूल होते हैं ये जो बेसिकली हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं पहले कि ये एक सहजीवन है। और ये जो सहजीवन है ये किसके मध्य है? ये सहजीवन है नॉन पैथोजेनिक फंगस यानी कि अरोगकारी कवकों और पादप मूल के बीच में, पादप की जड़ों के बीच में पाया जाने वाला एक सहजीवन है। सहजीवी जो संबंध होता है उसके अंदर हम जैसा जानते हैं कि जो सहजीवन में भाग लेने वाले दोनों सदस्य हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ एक दूसरे से अवश्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी जो सहजीवन है इसमें जो पादप की मूल है वह कवक को कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं। यानी कि जो कवक होते हैं वो हमें पता है कि ये विषमपोषी हैं अर्थात स्वयं का भोजन नहीं बना सकते। तो जो पादप सदस्य है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कवक सदस्य को प्रदान करता है। वहीं बदले में जो कवक सदस्य है वह अपने कवक तंतुओं के द्वारा जो पादप का अवशोषण क्षेत्र है उसको बढ़ा देता है, अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देता है, जिससे वह पादप अधिक मात्रा में अपन कह सकते हैं कि जो पोषक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर पाता है। तो इस प्रकार से यह एक सहजीवन है कवकों और पादपों के मध्य। जो कवक मूल शब्द है यह सर्वप्रथम A.B. फ्रैंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1885 के अंतर्गत दिया गया था। और जो कवक मूल है माइकोराइज़ा है उसे अपन 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। इसके अंतर्गत एक है एक्टोमाइकोराइज़ा। एक्टोमाइकोराइज़ा का मतलब है बाह्य कवक मूल। एक है एंडोमाइकोराइज़ा मतलब अंतः कवक मूल। और एक एक्टेंडोमाइकोराइज़ा यानी कि बाह्य अंतः कवक मूल। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम एक्टोमाइकोराइज़ा के बारे में, यानी कि बाह्य कवक मूलों के बारे में। जो बाह्य कवक मूल हैं यह जो पादप की जड़ है, देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से, ये प्रदर्शित कर रहे हैं आपके एक पादप की मूल को। तो जो बाह्य कवक मूल हैं यह जो पादप मूल है उसकी सतह पर एक स्यूडोपेरेन्काइमेटस शीथ का निर्माण कर लेते हैं जो कि कवक तंतुओं से निर्मित होती है। तो अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार के कवक मूल में जो कवक तंतु हैं वह पादप मूल की सतह पर एक आभासी मृदुत्वकीय आवरण का निर्माण कर लेते हैं जिसे कहा जाता है मेंटल। और ये जो मेंटल है ये है जो रूट सरफेस या पादप की जो सतह है, पादप मूल की जो सतह है उसको पूर्ण रूप से कवर कर लेता है। देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी ये प्रदर्शित कर रहा है मेंटल को। तो ये पूरी की पूरी एक इस तरह से शीट बन जाएगी, आवरण बन जाएगा किसका? कवक तंतुओं का पादप मूल की सतह के ऊपर। दूसरी अगर बात करें हम, जो फंगल हाइफी है यानी कि जो कवक तंतु है वह केवल अंतरकोशिकीय रूप से इंटरसेल्युलरली एंटर करते हैं पादप की वल्कुट कोशिका। ये जो हरे रंग से प्रदर्शित हो रही हैं ये पादप मूल की
वल्कुट या कॉर्टिकल सेल्स हैं, और जो कवक तंतु है वह इनके अंदर एंटर तो करता है अंदर कोशिकीय रूप से, परंतु जो वल्कुट की कोशिकाएं हैं उनका वेधन नहीं करता, उनका भेदन नहीं कर पाता है वो। साथ ही साथ जो कवक तंतु होते हैं वह अत्यधिक रूप से वृद्धि करते हैं अधिचर्म कोशिकाओं के मध्य। जो पादप की कोशिकाएं हैं, अधिचर्म कोशिकाएं, इनके मध्य ये एक घनिष्ठ रूप से वृद्धि करता है, अपना गुणन करता है और बना लेता है एक शाखित नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक शाखित जालनुमा संरचना का निर्माण कर लेता है। और ये शाखित जालनुमा संरचना अब कहलाती है हार्टिग नेट। तो पहली बात हो गई मेंटल, जो कि बनता है पादप मूल की सतह पर कवक तंतुओं का आवरण, और दूसरा है हार्टिग नेट, जो कि निर्मित होता है अधिचर्म कोशिकाओं के मध्य कवक तंतुओं की अत्यधिक वृद्धि से। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, एक मेंटल और दूसरा हार्टिग नेट। ये चारित्रिक विशेषता रहेगी आपके बाह्य कवक मूलों की। और यहाँ पे जो कवक है वो सामान्यतः बिलोंग करता है, संबंध रखता है वर्ग बेसिडियोमाइसीटीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंडोमाइकोराइजा के बारे में, यानी कि अंतः कवक मूलों के बारे में। चित्र है ये अंतः कवक मूल का एक संबंध प्रदर्शित कर रहा है पादप के साथ में। यहाँ पे जो कवक तंतु है वह किसी भी प्रकार की स्यूडोपेरेन्काइमेटस शीट यानी कि आभासी मृदुत्वकीय आवरण का निर्माण पादप मूल की सतह पर नहीं करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपके मेंटल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो फंगल हाइफी है, कवक तंतु है, वह पादप मूल के अंदर अंतराकोशिकीय रूप से एंटर करता है, प्रवेश करता है, और जो कॉर्टिकल सेल्स हैं यानी कि वल्कुट की जो कोशिकाएं हैं उनको पेनिट्रेट कर जाता है। देख लें, वल्कुट की जो कोशिकाएं हैं उनका भेदन कर जाता है, और वहाँ पे वो या तो निर्मित करेगा अशाखित वेसाइकल्स को, ठीक है, इस प्रकार से अशाखित वेसाइकल्स बनाएगा, और या फिर वो बनाएगा द्विभाजी रूप से शाखित आर्बस्क्यूल्स को। यहाँ पे आर्बस्क्यूल्स बनेंगे, या तो देख सकते हैं अपन ये आर्बस्क्यूल्स को प्रदर्शित कर रहा है आपने। तो या तो वो द्विभाजी रूप से शाखित होगा कवक तंतु और निर्मित करेगा आर्बस्क्यूल्स को, और या वो बनाएगा अशाखित वेसाइकल्स, रिक्तिकाएं। इसीलिए इन माइकोराइजा को या इस अंतः कवक मूल को अपन कह सकते हैं, अपन कहते हैं वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा या वैम। देख सकते हैं यहाँ लिखा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा। अब जो आर्बस्क्यूल्स और वेसाइकल जैसी संरचनाओं का निर्माण यहाँ पे हुआ है, ये सामान्यतः कार्य करते हैं न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज का, यानी पादप के साथ में जो पोषक पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान इन वेसाइकल्स और आर्बस्क्यूल्स के माध्यम से होता है। और यहाँ पे जो कवक सदस्य है वो सामान्यतः संबंध रखता है एस्कोमाइसीटीज से। तीसरा जो प्रकार है, मुख्य प्रकार माइकोराइजा या कवक मूलों का, वो है एक्टेंडोमाइकोराइजा यानी बाह्य अंतः कवक मूल। इनके अंदर बाह्य कवक मूल की भांति हार्टिग नेट और मेंटल का निर्माण होगा, और अंतः कवक मूल की भांति इनके अंतर्गत वेसिकल्स और आर्बस्क्यूल्स का निर्माण होगा। यानी कि इनके अंदर दोनों जो कवक मूल हैं उनकी चारित्रिक विशेषताएं मौजूद रहती हैं। देख सकते हैं, दे फॉर्म्स हार्टिग नेट लाइक द एक्टोमाइकोराइजा एंड आर्बस्क्यूल्स लाइक एंडोमाइकोराइजा। दोनों के गुण यह रखती है, इसलिए अपन इसे कहते हैं एक्टेंडोमाइकोराइजा। एक जो विशिष्ट प्रकार है माइकोराइजा का, इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, उसे भी पढ़ लेते हैं अपन। ये है मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा। जो मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा है ये एक प्रकार का एक्टेंडोमाइकोराइजा ही है, यानी कि बाह्य अंतः कवक मूल है जिसमें हार्टिग नेट का भी निर्माण होगा और आर्बस्क्यूल्स का भी निर्माण होगा,
और इस प्रकार का जो संबंध है या इस प्रकार का जो कवक मूल है वो देखने को मिलता है हमें कुल इरिकेसी के उपकुल मोनोट्रोपॉइड में। यानी उपकुल मोनोट्रोपॉइड के जो सदस्य हैं उसके अंदर हमें मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा देखने को मिलेगा। यहाँ जो उपकुल मोनोट्रोपॉइड हैं इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं सामान्यतः लीफलेस एंजियोस्पर्म, यानी कि ऐसे एंजियोस्पर्म जिनके अंदर पर्णों का पूर्णतया अभाव होता है। अब पर्णों का अभाव है तो ये प्रकाश संश्लेषण तो कर ही नहीं पाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण यदि नहीं कर पाएंगे तो अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का सहजीवन नहीं है, ये एक पैरासिटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, परजीवी रिलेशनशिप है, ये पैरासिटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पादप है वो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं रहा है। ठीक है, सो इट इज़ टाइप ऑफ पैरासिटिक रिलेशनशिप, नॉट द सिम्बायोसिस। यहाँ पे होता ये है कि जो माइकोराइजा है वो एक पादप जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, पर्ण होती है, वहाँ से उसके साथ में भी संबंध स्थापित करता है। और एक जो मोनोट्रोपॉइड कुल का पादप है उसकी मूलों के साथ भी ये कह सकते हैं अरोगकारी संबंध स्थापित करता है। और होता ये है कि जो फंगल हाइफी या कवक तंतु है वह इस पादप से इस पादप तक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद हैं, उनको स्थानांतरित करते हैं। तो माइकोराइजा एसोसिएट विद द रूट्स ऑफ टू प्लांट्स एंड मोबिलाइजेज द कार्बन फ्रॉम वन टू अनदर। दोनों पादप की जड़ों के साथ में वो संबंध स्थापित करेंगे और जो पादप प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है उससे वह इरिकेसी फैमिली की उपकुल मोनोट्रोपॉइड के अंदर जो कि अपने रखती हैं लीफलेस एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर सम्मिलित हैं आपके पर्णविहीन कह सकते हैं अपन पर्णविहीन आवर्त बीजी। ठीक है, तो पर्णविहीन आवर्त बीजी का जो कुल है उपकुल है मोनोट्रोपॉइड, उसके सदस्यों का यह सहसंबंध है जिसके माध्यम से वह पादप जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वहाँ से भोजन प्राप्त कर सकते हैं माइकोराइजा या कवक मूलों के द्वारा। धन्यवाद।